रेत की मछली उपन्यास के 17वें भाग में हमने पढ़ा कि शोभन और मीनल दोनों ने मिलकर कुंतल के साथ शारीरिक और मानसिक हिंसा की, फिर उसके चरित्र पर दाग लगाकर उसे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब हम इस उपन्यास के अंतिम भाग को पढ़ते हैं। स्टेशन आने के बाद बारिश शुरू हो गई, तेज बारिश। तोरू सो गई थी, उसे शॉल से ढक लिया। स्टेशन के बाहरी बरामदे तक फुहार आ रही थी। तपते हुए माथे पर वो फुहार महसूस करती हुई मैं सोचने लगी, जाऊं तो कहाँ जाऊं? शोभन की माँ के पास, अपने पिताजी के पास, या कहीं और, या फिर रेल की पटरियों पर। पराजित व्यक्ति संभवतः निर्णय लेने की शक्ति भी खो देता है, या कम से कम पहले के निर्णयों पर टिके रहने योग्य तो बिल्कुल ही नहीं रह जाता। शोभन की माँ के पास लौटने की अब कोई राह नहीं थी। तीसरी किसी जगह का अनुसंधान साधारण काम नहीं था। पिता के पास जाना होता तो उस दिन क्यों कहती कि जैसे भी रखे शोभन के साथ ही रहूंगी। पर इस तरह की अंतिम पराजय के बाद ऐसे निर्णयों पर टिके रहने की शक्ति रह ही कहाँ जाती है। बारिश में भीगती हुई चली थी। पिता के घर उतरी तो सब कहीं खुश्क थी, माँ की आंखों को छोड़कर। जीवन भी तो इसी तरह वहां तक पहुंचा था, एकदम खुश्क, चारों ओर धूल उड़ती हुई, हर कहीं दिशाओं पर छाई गर्द का धुंधलापन। पिता है, माँ है, भाई बहन है, तोरू है, फिर भी रेत में भटकने को छोड़ दिए जाने की अनुभूति टूटती नहीं। किसी ने विशेष कुछ नहीं पूछा, पूछा जाने लायक था ही क्या? सब कुछ मालूम था सबको। फिर भी लगता था प्रश्नों के भयावह चेहरे मुझे घेरे हुए। अब क्या, आगे क्या? शोभन की बहन आई थी एक दिन। उस दिन लगा कि वे प्रश्न मुझसे संबोधित हों, या स्वयं मैं भी चाहती थी। बांध कहीं से तो टूटे। पहली बार बांध टूटा। शोभन की बहन भी रोती रही, मैं भी और माँ भी। एक एक कर मैंने सब कुछ बता दिया उस दिन। लेकिन फिर वही प्रश्न, अब क्या, आगे क्या? जीवन कितना लंबा होता है, और जीवन का इतना लंबा होना कितना डरावना होता है, इसका अनुभव मुझे जल्दी ही होने लगा। लोग जीवन को लंबा करना चाहते थे, मैं उसे छोटा करना चाहती थी। बहुत सुबह नींद टूट जाती थी। नींद क्या, उसे मूर्छा भी कह लिया जाए तो बुरा ना होगा। उतना ही सुबह नहा लिया। शरीर पर पानी गिरता तो लगता इसका गिरना कभी बंद ना हो। ये गिरता ही जाए और इतना ही गिरे कि अंदर का ताप पिघल जाए। वो ताप पानी से कब पिघलता है? और इसके बाद ही शुरू हो जाता था पहाड़ सा दुर्दम दुर्लभ दिन। क्या कोई नौकरी की जाए? नौकरी, आनंद साहब की वो घटना साकार हो उठती है। एकमात्र नौकरी का वो घिनौना उपसंहार लांग कर फूलबगिया में उतरी थी। फूलबगिया के बाद फिर वही सिलसिला। इन्हीं रेगिस्तान जैसे लंबे लंबे दिनों में जाने कैसे मुस्तक आया एक पत्र। वयोवृद्ध आशीर्वाद से भाईजी ने आखिर खोज ही लिया। बड़ी पीड़ा से उन्होंने सूचना दी थी कि उन्हें सब कुछ मालूम हो गया, और वो मेरी सहायता के लिए 250 रुपये गीतकार कवि हरि जी के हाथ भिजवा रहे हैं। पिछले कुछ अंधड़ भरे दिनों के बाद इन रुपयों के पीछे पहली बारिश में भीगी मिट्टी की गंध जैसी जो सद्भावना थी, उसकी प्रतीक्षा मैंने कई दिन की। बाद में पता चला, बहुत बाद में, कि साकी और जाम के प्यासे कवि को वो सद्भावना इतनी प्यारी लगी थी कि वह उसे उन 250 रुपये सहित अपने बैंक में रखाया था। भाई जी को एक सप्ताह बाद उत्तर लिखा। उसके तुरंत बाद उन्होंने सूचना दी कि उन्होंने कुछ लोगों से बात की है, और वे चाहते हैं कि दिल्ली में जहाँ कहीं रिक्त स्थान हो, उनकी सूचना मैं भाई जी को अविलंब दूं। रिक्त स्थानों का पता मैं कहाँ से लगाती? पिताजी को भी ये पता नहीं लगने देना चाहती थी कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, क्योंकि वे सोचते कि मैं अपने आप को यहाँ भार मान रही हूँ। अखबार के कुछ विज्ञापन देखकर उनके बारे में भाई को लिख दिया, लेकिन मन इतना बेचैन था कि भाई जी का उत्तर आने से पहले ही मैंने चुपचाप एक पता नोट कर लिया, और माँ से किसी सहेली से मिलने का बहाना बना करके बाहर आ गई। दुनिया, भीड़, चारों ओर भागते हुए बदहवास लोग। मैंने अपने डर को किसी तरह दबाया। बस से कहाँ उतरना है ये भी मालूम नहीं था। जाने कितनी दूर बस ली गई। बार बार पूछना अच्छा नहीं लग रहा था। आखिरकार बस ने जहाँ उतारा वो पुरानी दिल्ली का जबरदस्त शोर और भीड़ भरा इलाका था। हर कोई बदहवास भाग रहा था, जैसे कहीं कोई खतरा उसका पीछा कर रहे हो। लेकिन इस भगदड़ के बीच भी लोगों को जाने कहाँ से इतना समय मिल जाता था
कि वो मुझे देखते, ठिठकते, फिर देखते, आगे बढ़ते और ठिठक कर फिर देखते। मैं साहस जुटाने के बावजूद भयभीत हो उठी। पर्स में पड़ा हुआ पता एक बार फिर देखा। फूल वाली गली, धर्मशाला के पीछे, मकान नंबर 2732, शिशु विद्यालय। फूल वाली गली। पूछते पूछते और अजनबी निगाहों से टकराते हुए जिस फूल वाली गली में मैं पहुंची, वहां फूलों जैसी किसी चीज की कल्पना भी कठिन थी। कठिनाई से दो व्यक्तियों के एक साथ गुजर सकने लायक गली में कभी ईंटें बिछी रही होंगी। अब वहां छोटे छोटे गड्ढे जड़े हुए थे। गली के दोनों ओर रास्ते में कुछ ज्यादा ही चौड़ी गंदे पानी की नालियां, नालियों के ऊपर संकरी छतों की तरह फैले हर मकान के संकरे चबूतरे, चबूतरों पर कौतूहल से भरी बूढ़ी औरतें, मैले बच्चे। वहां गंदगी थी, अंधेरा था, सीलन थी, बदबू थी, और अगर कुछ नहीं था तो वे फूल जिनके नाम पर वो गली जाने का फूल वाली गली हो गई थी। मैंने सबसे पहले धर्मशाला का पता पूछा। जिस बूढ़े से पूछा था वो जवाब देने की बजाय अपनी पीठ खुजलाता हुआ मुंह फैलाए खड़ा रहा। पास का बच्चा भी कुछ नहीं बोला। इसी बीच चबूतरे पर बैठी एक औरत खिसक आई। उसने पहले मुझे घूरा, फिर सिर्फ इतना बोली, आगे है, बाजू में। वहां पीपल का एक पेड़ भी है। बच्चे ने अब अपना सुझाव दिया। पीपल का पेड़ इस बित्ता भर चौड़ी गली में? हार कर आगे बढ़ी। थोड़ी दूर पर धर्मशाला मिल गई। बाहर से मैले मंदिर जैसी लग रही थी। द्वार पर पुरानी पच्चीकारी और दोनों ओर मसाले से बनाकर रखे गए द्वारपालों के दो पुतले। वहां पीपल भी था। धर्मशाला से सटे मकान की दूसरी मंजिल से गंदा पानी नाले तक गिरने वाला पाइप सड़कर टूट गया था और उसी के सीलन में दीवार फोड़कर एक नाटा सा पीपल का पेड़ इस तरह लटका हुआ था जैसे किसी मजदूर औरत की गोद में बच्चा टंगा हो। धर्मशाला के बगल में एक और उससे भी पतली गली थी। वही था वो शिशु विद्यालय। शिशु तो नहीं, हाँ, दो मैले से किशोर चबूतरे पर रेखाएं खींचकर पत्थर के टुकड़ों से खेल रहे थे। स्कूल यही है? मैंने उनसे पूछा। स्कूल? उनमें से एक ने मुझे घूरा, फिर दूसरे ने भी घूरा और दोबारा खेल में व्यस्त हो गए। इस बीच अंदर से एक अधेड़ आदमी बाहर आया। शक्ल से अच्छा नहीं लगा, फिर भी पूछा, भैया, शिशु विद्यालय यही है? शिशु विद्यालय? वह आदमी एक क्षण सोचता रहा, फिर पूछा, क्या काम है? बात यह है कि अखबार में छपा था यहाँ किसी टीचर की जगह खाली है। मेरे बोलते ना बोलते वह आदमी मुड़कर अंदर गायब हो गया। थोड़ी देर में अंदर से किसी ने झांक कर देखा और अधेड़ आदमी दोबारा बाहर आया। बोला, अंदर बुलाते हैं जी। अंदर के नाम पर मन जाने कैसा हुआ आया, लेकिन अब लौटना संभव भी नहीं था। चौड़े दरवाजे के बाद सीलन और अंधेरे भरी एक छोटी सी गली थी। उसके बाद एक वैसा ही संकरा मैला सा आंगन। आंगन के चारों ओर कोठरियां जैसी। साथ वाले व्यक्ति की नजर जैसे चुभी जा रही थी। एक कोठरी से एक अधेड़ औरत निकली और बिना किसी और देखे बाहर चली गई। अधेड़ आदमी ने जिस कोठरी की ओर इशारा किया उस पर चिक पड़ी हुई थी। दरवाजे के पास एक लोहे का मोटा टुकड़ा तार से लटका दिया गया था, जिससे घंटी की तरह बजाया जाता होगा। आंगन के कोने में दो टूटी हुई बेंचों के ढेर के बीच एक बदरंग काला तख्ता आधा लुढ़का पड़ा था। चिक के अंदर बिजली के बल्ब की फीकी सी रोशनी में एक भारी भरकम आदमी बेहद घिसी हुई मेज के पीछे बैठा था। मेज की इस ओर पटरी ठोक ठोक कर खड़ी की गई एक कुर्सी थी। आओ जी, बैठो, भारी भरकम आदमी ने बेसुरी आवाज में कहा। उसकी आवाज बेहद पतली और भोड़ी थी। वह बोला, मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ जी, बैठो, अभी बच्चों की छुट्टी है। मैंने प्रिंसिपल नाम की उस चीज को नमस्कार किया। मेरे बैठते ही वो बोला, क्या पियोगी जी, चाय या कोको कोला? अरे ओ ए, एक कोको कोला ला। नहीं, तकलीफ मत करिए। बात यह है कि मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसने कहा, चिंता ना करो जी, बात यह है कि वैकेंसी तो है, हम जरा अच्छी टीचर चाहते हैं। आराम से बैठ जाओ जी। देखो जी, तनख्वाह हम बढ़िया देते हैं, 100-125 तक दे देंगे। टीचर अच्छी चाहिए, टीचिंग में डिप्लोमा वगैरह। देखिए, वो डिप्लोमा तो नहीं है, वैसे मैं एमए हूँ, मैंने हिचक कर कहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बात यह है कि हमारा ये स्कूल बड़ा तो है नहीं, मगर जी हम डिसिप्लिन चाहते हैं। पता नहीं कितनी बातें बोलते रहा और बोलता ही गया वो आदमी। बीच बीच में कोको कोला के लिए चिल्लाता था और फिर बोलने लगता था।
उसकी बातों से लग रहा था कि वो नौकरी देने को बिल्कुल तैयार है। पैसे बहुत ही कम थे, लेकिन उस हालत में किसी काम में अपना मन बटाना शायद किसी नौकरी से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। पैसे बहुत ही कम थे। स्कूल नाम की वो जगह अनाकर्षक थी, ये कहना तो उसकी तारीफ होगी, लेकिन उससे ही ज़्यादा अपीरे लग रहा था वो भारी भरकम आदमी, बहुत बोलने वाला बेसुरा आदमी। सच ये है कि अब जल्दी से जल्दी मैं उससे पीछा छुड़ाने के चक्कर में थी। लंबा भाषण सुन चुकने के बाद मैंने खुद ही कहा, अच्छा तो मुझे आज्ञा दीजिए। क्यों, क्या बात हो गई? वो लगभग बौखला गया। तुम्हें नौकरी नहीं चाहिए? जी नहीं, नौकरी तो चाहिए, मगर देर हो रही है और मुझे घर लौटना है, मैंने कहा। घर की बात करके मैंने गलती ही की। वह घर के बारे में पूछने लग गया, कौन कौन है, शादी हुई या नहीं हुई, पति क्या करते हैं इत्यादि। कठिनाई ही से वहाँ से उठ नहीं पाई। वो आदमी बोला, चलिए मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, आप तकलीफ़ मत कीजिए। नहीं जी, तकलीफ़ कैसी? मेरे मना करने के बावजूद वो कोको कोला न आने के नाम पर बड़बड़ाता हुआ साथ चल पड़ा। गली तक आकर बोला, तो कल आओ, हमारे मैनेजर साहब भी होंगे, इसी टाइम आओगी ना? गली पार करते करते उसने उसी बेसुरी आवाज़ में अपना आग्रह दोहराया और अचानक मेरी बाह हाथ में लेकर रुका। मेरे शरीर पर जैसे किसी ने एक साथ कई बिच्छू छोड़ दिए हों। न जाने उत्तेजना में मैंने क्या कहा और कैसे उसका हाथ झटका। मैं बाहर आई तो चबूतरे पर बैठे दोनों किशोर विचित्र निगाहों से मुझे घूर रहे थे। स्कूटर करने की भी वहां हिम्मत नहीं हुई। जैसे तैसे गिरती पड़ती मेन रोड तक आई। बराबर लग रहा था जैसे वह बेसुरी आवाज़ वाला आदमी मेरा पीछा कर रहा है। घर आई, बिना किसी को अपनी हालत का पता दिए कमरे में पहुंची और रोई। देर तक रोती रही। रोना सभी ने देखा, सभी चुप। रोने का कारण उन्होंने सहज ही शोभन से जोड़ लिया था, और संभावना भी क्या थी। हर बसती हुई इमारत की अपनी अपनी अलग आवाज़ें होती हैं। किसी किसी इमारत में घुसते ही वहाँ की वे परिचित आवाज़ें आपका स्वागत करती हैं। गृहस्थी के बर्तनों की खनक, लोगों की चलने की आवाज़ें या किसी की बोलने की आवाज़ें। कुमुद की यहाँ भी अपनी आवाज़ें थीं। कुमुद टहल रही है शायद, उसके पाँव चप्पल घसीट कर आगे बढ़ते हैं। सर्दी महसूस करते ही मैंने अंगीठी में कोयला और डाल दिया था। कोयला चटकता है, उसकी अपनी आवाज़ है, और इनके अलावा अगर कोई चुपचाप सुने तो उसे सुनाई देगी मेरे मन की आवाज़, अपने आप में बोलती हुई मन की आवाज़। रात काफ़ी हो गई है पर नींद नहीं आ रही। सोचती हूँ जले हुए कागज़ों में से कोई बचा हो तो उसे भी उलट पलट कर आग के हवाले कर दूँ, फिर शायद नींद आ जाए। सुलगते हुए एक अतीत के भक्क से जलकर राख हो जाने के बाद शायद नींद आ जाए, या ना ही आए नींद। नई जगह इतनी जल्दी मन सहज नहीं हो पाता। अतर सुइया के मकान में ही पहली बार कहाँ नींद आई थी, फिर बम्बई की उस फ्लैट में खिड़की ही रात भर खांसती रही थी। उसके बाद वापस माँ का घर, वहाँ नींद फिर नहीं आई। और उसके बाद वो हॉस्टल, बाप रे, कैसी यातना थी उस जागरण में। छोटे छोटे कमरों के हल्के फुल्के दरवाजों से जाने कितनी तरह की आवाज़ें अंदर आती थीं। कोई चीख, कोई गुनगुनाहट, कोई छीन झपट, कोई बर्तन गिरने की आवाज़। अच्छा हुआ हॉस्टल छूट गया। केवल अविवाहित और विधवाओं के लिए जगह थी वहाँ। मैं दोनों में से क्या हूँ? विचित्र स्थिति है। भाई जी का पत्र आया था। सारी बातों पर क्षोभ के साथ साथ उन्होंने सूचना दी थी कि वे मेरे भरण पोषण के लिए शोभन को मजबूर करने की कोशिश करेंगे। कैसा भरण पोषण? जो रिश्तों की खुली छाह में छिन गया, वह क्या कानून की कोठरी में दोबारा मिलेगा? अविवाहित या विधवा, इन दो कानूनी शब्दों के बीच लुटे अपने व्यक्तित्व की छटपटाहट लिए। अच्छा हुआ मैं उस हॉस्टल से बाहर आ गई। हॉस्टल मुझे रिश्तों का एक ऐसा कब्रिस्तान लगने लगा था जहाँ हर कदम किसी न किसी ऐसी कब्र पर पड़ता था जिससे मरे हुए संबंधों की दुर्गंध आती थी। अक्सर वो बदबू सुबह उठते ही दिमाग के अंदर कहीं छुप कर बैठ जाती थी और फिर सारे दिन अपने वहाँ होने की याद दिलाती रहती थी। किसी के जीवन के सारे रिश्ते किसी एक तार से गुंथे होते हैं। तार टूटे तो रिश्तों का हर दाना छिटक कर अलग हो जाना चाहता है। नींद नहीं आ रही, लेकिन आंखें पूरी तरह खुली भी नहीं हैं। कमरे के अंधेरे में लगता है जैसे जले हुए कागजों की राख से बार बार कुछ लपक उठता है। अब सूर्य को इसके अलावा और कुछ भर भी नहीं सकता। काफ़ी दिनों के बाद कुछ ऐसा लगता है जैसे मोतियों की टूटी हुई माला के धागे में एक दाना और बच गया हो। तो रो, आज वो मेरे पास नहीं है। बस वही एक ऐसा संबंध है जो माला के बिखर जाने के बाद भी इस धागे में अटका हुआ है।
तोरू शोभन के पास चली गई। अपनी बेबसी नहीं बल्कि प्रतिशोध की पहली पहचान के रूप में मैं उसे शोभन के पास छोड़ आई। वह वहाँ है और इसलिए मेरे उस अधिकार की पहचान भी वहाँ है जो निरंतर शोभन के अंदर एक आदमी को खोजती रहेगी और उसे वहाँ ना पाकर शायद मुझे बता सकेगी। कमरे के इस निराकार अंधेरे में एक बहुत